गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। संविधान निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारे देश के जो दमित और दलित वर्ग है उनके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी। ही रेज्ड दीज इश्यूज ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और ये मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान उठाए थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। इट वॉज अपोज्ड बाय महात्मा गांधी, हु सेड दैट दिस वुड सेग्रीगेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इस विचार का गांधी जी ने विरोध किया था। उनका यह मानना था कि पृथक निर्वाचिका की वजह से जो दलित है या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वह शेष समाज से बचे हुए देश से पूरी तरह कट जाएंगे या अलग हो जाएंगे, तो उनके साथ जो भेदभाव होता था वो और ज़्यादा होने लग जाएगा और वो समाज की मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने उनके इस विचार का विरोध किया था। मेंबर्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस सफर्ड सिस्टेमेटिक मार्जिनलाइजेशन। अब जो दमित वर्ग के लोग जो थे वो व्यवस्थित हाशिएकरण का शिकार थे। मतलब उनको व्यवस्थित तौर पर अपर कास्ट के द्वारा और दूसरी जातियों के द्वारा शिकार बनाया जा रहा था। व्यवस्थित तरीके से वो हाशिए पर पड़े हुए थे। मतलब हाशिए पर वो व्यक्ति होते हैं जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती होती है। मतलब एक तरफ गरीबी से, भुखमरी में, अकाली में और ऐसे जो असुविधाओं में जीते हैं वो सब हाशिए पर होते हैं या मार्जिनलाइज पीपल होते हैं। दे हैड नो एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, और सार्वजनिक स्थानों पर वो नहीं जा सकते थे। दे वर सप्रेस्ड थ्रू डिस्टोर्टेड सोशल एंड मोरल ऑर्डर्स। इसके अलावा जो विकृत सामाजिक और नैतिक मान्यताओं और जो रीति रिवाज थे उन रीति रिवाजों ने भी उनको हजारों सालों तक दबाए रखा और उनका दमन किया। डिप्रेस्ड क्लासेस हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड हैड नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और इन दमित और दलित क्लासों को ना तो शिक्षा का अधिकार था और ना ही इनकी भागीदारी प्रशासन में ही थी। मतलब एक तरह से ये पूरी तरह से सबसे पिछड़ी जातियों में आती थी। इनको ना तो शिक्षा मिलती थी और ना ही ये शिक्षित होकर प्रशासनिक पदों पर पहुंच पाते थे। Members of depressed classes emphasized the problem of untouchability that could not be resolved through safeguard and protection. अब दमित क्लास के जो लोग थे उन्होंने छुआछूत और जो अस्पृश्यता की जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसको ख़त्म करने पर जोर दिया। साथ ही दलितों के हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्होंने मांग रखी, उसका हल निकालने की बात सामने रखी। टू कम्प्लीटली रिमूव दिस देयर इज़ ए नीड टू इंटीग्रेट दीज पीपल इनटू मेन स्ट्रीम एंड ब्रिंग एटीट्यूडिनल चेंजेस इन द सोसाइटी। अब दलितों को या दमितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तरह से ये जो अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी है इसको पूरी तरह से हटाना चाहिए। साथ ही जो समाज के अपर कास्ट के लोग थे, मुख्य धारा के जो लोग थे, उनकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये अस्पृश्यता या जाति भेदभाव का जो चला आ रहा है इतने सालों से वो ख़त्म हो पाएगा। जे नागप्पा फ्रॉम मद्रास सेड, वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफ़र नो मोर। जे नागप्पा जो कि मद्रास से थे, उन्होंने कहा कि हमें कई सालों से, हजारों सालों से दबाया गया है, लेकिन अब हम और ज़्यादा दबने को तैयार नहीं हैं। अब हमें
आप और ज़्यादा हमारा शोषण नहीं कर सकते। ही फर्दर सेड डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रॉम 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, सो दे आर नॉट माइनॉरिटी, ठीक है, बट दे हैव फेस्ड मार्जिनलाइजेशन कंटिन्यूसली। उन्होंने आगे कहा कि देश की कुल जनसंख्या का 20 से 25% हिस्सा दलितों का है, दमित वर्गों का है, इसीलिए हम अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन हमारा लगातार हाशिएकरण किया ही जा रहा है, मतलब हमें लगातार हाशिएकरण का सामना किया जा रहा है। मतलब उनको कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बाकी ऊंचे पदों पर जाने का, ठीक है, कोई भी उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो लगातार हजारों सालों से गुलामी की जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, वैसे ही आज भी गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड ए प्रोविजन दैट अबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो संविधान सभा ने एक ऐसा प्रावधान बनाया जिसकी वजह से उन्होंने अस्पृश्यता या छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। हिंदू टेम्पल्स बी थ्रोन ओपन टू ऑल कास्ट्स एंड सीट्स इन लेजिस्लेचर्स, जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस बी रिजर्व फॉर लोएस्ट कास्ट। हिंदू मंदिरों को भी सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। इसके अलावा विधानसभाओं में या विधायिकाओं में जो सीट, चुनाव में जो सीट होती है उसमें दलितों को आरक्षण दिया। साथ ही सरकारी नौकरियों में, दफ्तरों में भी जो निम्नतम जातियाँ थी उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। मैनी रिकॉग्नाइज दैट सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड ओनली बी सॉल्व थ्रू ए चेंज इन द एटीट्यूड विद इन सोसाइटी। बहुत से लोगों ने यह भी माना कि जो सामाजिक भेदभाव है वह केवल समाज के रवैये में या लोगों की सोच में बदलाव लाने पर ही ख़त्म किया जा सकता है, वरना लोगों की सोच में बदलाव लाए बिना हम सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की प्रथा को ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक, द पावर्स ऑफ द स्टेट। अब बात करते हैं राज्यों और केंद्रों की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले स्टेट्स की शक्तियों के बारे में है। द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की शक्तियाँ। इश्यू ऑफ डिवीजन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल वाज इंटेंसली डिबेटेड। अब राज्य और केंद्र के बीच में, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के विभाजन का मुद्दा बहुत ही तीव्र बहस के साथ छिड़ता था और उस पर बड़ी लंबी चौड़ी तीव्र बहस होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी मजबूत केंद्र के पक्ष में थे। ही सैड इट वुड बी इंजूरियस फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड ए वीक सेंट्रल अथॉरिटी। तो नेहरू जी बोलते थे कि एक कमज़ोर केंद्रीय सत्ता यानी कमज़ोर केंद्र की स्थापना करना पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक और हानिकारक साबित होगा। देन देयर वुड बी नो पीस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट। और अगर केंद्र शक्तिशाली नहीं होगा तो अलग अलग राज्यों के बीच में शांति और समन्वय रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके बाद संविधान के मसविदे में तीन विषयों की सूचियाँ बनाई गई थी। वो इस प्रकार है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची या केंद्रीय सूची, दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, एंड तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। तो यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर कहीं पर भी दोनों सरकारों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कहीं भी कोई विवाद या झगड़ा पैदा होता है तो उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम कानून ही वैलिड या मान्य माना जाता है। यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन इट। मतलब यूनियन लिस्ट के यानी संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 97, मतलब जब संविधान बना था उस समय उसमें 97 सब विषय थे और आज के समय में इसमें 100 विषय हैं। लाइक डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, मिनरल्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड एंड सो ऑन। मतलब बैंकिंग, बीमा, विदेशी व्यापार, विदेशी मामले, खनिज और मुद्रा, करेंसी और परमाणु ऊर्जा वगैरह, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के विषयों के अंतर्गत आती है और इन सभी पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट, और स्टेट लिस्ट की सूचियों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स, और वर्तमान में 61 यानी 61 विषय है जिन पर स्टेट राज्य सरकार कानून बनाती है। ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स, लेकिन जब संविधान निर्माण किया गया था उस समय राज्यों को 66 यानी 66 विषय दिए गए थे, 5 विषय उसमें से कम कर दिए गए हैं। लाइक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। मतलब ये सारे विषय थे जिसमें कानून व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय प्रशासन, मत्स्य क्षेत्र, बाजार, नाट्यशाला आदि चीज़ें जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो इसमें से मतलब ओरिजिनली 66 थे, उसमें भी 5 उन्होंने कम करके कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में डाल दिया। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन लिस्टेड आइटम, मतलब समवर्ती सूची के जो विषय होंगे उनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। दिस लिस्ट हैज़ एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स। इस विषय में भी 5 विषय बढ़ा दिए गए हैं, तो अभी वर्तमान में 52 विषय है समवर्ती सूची में, और संविधान निर्माण के समय इसमें 47 विषय थे। लाइक क्रिमिनल लॉस एंड प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर्स, मैरिज एंड डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर वेलफेयर, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एट्सेट्रा। मतलब इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होंगी? विषय आपराधिक कानून के विषय और प्रक्रियाएं, नागरिक प्रक्रियाएं, शादी विवाह और तलाक, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, औषधि, समाचार पत्र, पुस्तकें और प्रिंटिंग प्रेस, समाचार पत्र वगैरह, छपाई वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्यूज ऑफ के संतानम ऑन पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। के संतानम के विचार केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों के बारे में। ठीक है, केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में के संतानम के विचार। के संतानम फ्रॉम मद्रास said that the reallocation of power was necessary not only to strengthen the state but also the center। मतलब मद्रास से एक व्यक्ति थे के संतानम, उन्होंने कहा कि जो शक्तियों का जो पुनः आवंटन या पुनर्वितरण न केवल राज्यों की मजबूती के लिए जरूरी है बल्कि केंद्र की मजबूती के लिए भी जरूरी है। He said, if center is overburdened with responsibilities, it could not function properly। आगे वो कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ या काम का बोझ डाल दिया जाएगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। So it is important that some powers to the state should be transferred। इसीलिए वो चाहते थे कि कुछ शक्तियाँ जो है राज्यों को भी हस्तांतरित कर दी जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र अपने पास ना रखे और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके राज्यों को भी कुछ पावर्स दे दे। अगेन संतानम सेड, स्टेट्स शुड बी गिवन अप्रोप्रिएट फिस्कल प्रोविजंस सो दैट they can work independently and they do not need to depend on center for even nominal expenditure।
फिर से संथानम बोलते हैं कि राज्यों के लिए सरकार को उचित राजकोषीय प्रावधान करने चाहिए, जिससे कि वो छोटे मोटे खर्चे के लिए, मतलब नाम मात्र के खर्चे के लिए भी सरकार के आगे, मतलब केंद्र सरकार के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसको उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। तो सरकार को राज्यों के लिए भी राजकोषीय प्रावधान करने चाहिए। विदाउट फाइनेंस हाउ कुड द स्टेट प्रोजेक्ट द डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा। तो किस तरह से बिना पैसे के या बिना वित्त के राज्य अपनी विकास परियोजनाएं किस तरह से संचालित कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि। ही सेड वी शुड वाइप आउट द फेडरल सिस्टम एंड हैव यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि हमें संघीय व्यवस्था को ख़त्म करके एकल व्यवस्था को दोबारा शुरू करना, एकल व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। संथानम एंड मैनी अदर्स predicted the dark future if allocation is not done properly। के संथानम ने और उनके दूसरे सहयोगियों ने यह कहा, यह भविष्यवाणी कही कि अगर शक्तियों का ठीक ढंग से वितरण नहीं होगा तो भारत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ही फर्दर सेड दैट प्रोविंस माइट रिवोल्ट अगेंस्ट सेंटर एंड सेंटर विल ब्रेक एज एक्सेसिव पावर इट इज़ सेंट्रलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे वो कहते हैं कि राज्य केंद्र के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और उस विद्रोह से केंद्र बिखर जाएगा अगर बेहिसाब रूप से केंद्र को मजबूत कर दिया जाएगा संविधान के द्वारा। मतलब संविधान में केंद्रीकरण के द्वारा राज्य को शक्ति ना देकर पूरे सेंटर को ही मजबूत कर दिया जाएगा, तो राज्य सेंटर के खिलाफ विद्रोह कर देंगे, जिससे पूरा सेंटर और पूरा केंद्र बिखर जाएगा और देश के और ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मजबूत सरकार की ज़रूरत। डॉक्टर अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह घोषणा की कि वो ऐसा एकीकृत केंद्र या मजबूत केंद्र सरकार चाहती है जो कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम जो लागू किया था अंग्रेज़ों ने, उस दौरान का जो केंद्र था उससे भी ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली केंद्र वो चाहते हैं। मैनी लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर एट्सेट्रा एडवोकेटेड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर। बहुत सारे नेता जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, इन सभी ने मजबूत केंद्र की वकालत की। वो चाहते थे कि केंद्र मजबूत हो राज्यों की तुलना में। गोपाल स्वामी अयंगर डिक्लेयर्ड दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। इसके बाद उन्होंने कहा कि गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि केंद्र सरकार को जितना संभव हो उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। बिफोर पार्टीशन द कांग्रेस हैड एग्रीड टू ग्रांट कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। तो विभाजन से पहले कांग्रेस ने सहमति दी थी प्रांतों के लिए या राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता या पर्याप्त आज़ादी देने के लिए। ठीक है, कांग्रेस ने उस समय सहमति दे दी थी जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। दिस वाज एग्रीड टू सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग, लेकिन यह सहमति उनकी केवल मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए दी थी। बट आफ्टर पार्टीशन देयर वाज नो पॉलिटिकल प्रेशर एंड वायलेंस आफ्टर मैथ ऑफ द पार्टीशन गेव फर्दर फिलिप टू द सेंट्रलाइज्ड पावर। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो अलग देश बना लिया था पाकिस्तान, और देश में जब विभाजन के कारण जो हिंसा हुई उसी से आगे प्रोत्साहन पाकर उन्होंने सोचा कि हमें हिंसा को रोकना है तो मजबूत केंद्र की ज़रूरत होगी। इसीलिए उन्होंने फिर मजबूत केंद्र की बात संविधान में रखी और देश का जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दी। नेक्स्ट टॉपिक, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भाषा, देश की राष्ट्रभाषा। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
issues over national language was intensely debated over months। मतलब संविधान सभा की जो चर्चाएं होती थी उसमें कई महीनों तक राष्ट्रीय भाषा के ऊपर, राष्ट्रभाषा से संबंधित मामलों पर, मुद्दों पर तीव्र बहस होती थी। लैंग्वेज वाज एन इमोशनल इशू एंड इट वाज रिलेटेड टू कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो भाषा जो थी एक तरह से लोगों की भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, एक भावनात्मक मुद्दा था लोगों के लिए, और यह लोगों के क्षेत्र विशेष की सभ्यता, संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई होती थी। भाषा हर देश, हर क्षेत्र की, हर राज्य की विरासत और संस्कृति की झलक देती है। बाय 1930s कांग्रेस एंड महात्मा गांधी एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज नेशनल लैंग्वेज। 1930 के दशक में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज easy to understand and was a popular language among large section of India। हिंदुस्तानी भाषा जो थी वह लोगों को समझने में बड़ी आसान थी, साथ ही वह देश के बड़े वर्ग में या देश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध भाषा थी। हिंदुस्तानी डेवलप्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेज। और हिंदुस्तानी भाषा का विकास विविध संस्कृति, विविध प्रकार की भाषाओं की जो संस्कृति थी उसमें उनके इंटरेक्शन और बातचीत के द्वारा विकसित हुई थी। हिंदुस्तानी लैंग्वेज वाज चीफली मेड अप ऑफ हिंदी एंड उर्दू। हिंदुस्तानी भाषा मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू के द्वारा बनी हुई थी। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के शब्दों का मेल जब हुआ तो उनसे हिंदुस्तानी भाषा का जन्म हुआ। बट इट आल्सो कंटेन्ड वर्ड्स ऑफ अनदर लैंग्वेज। लेकिन हिंदी और उर्दू के अलावा भी उसमें दूसरे भाषा के भी शब्द निहित थे। बट अनफॉर्चुनेटली द लैंग्वेज आल्सो सफर्ड फ्रॉम कम्युनल पॉलिटिक्स। लेकिन दुर्भाग्य से जो हिंदुस्तानी भाषा थी वह भी सांप्रदायिक राजनीति का शिकार हो गई। ग्रेजुअली हिंदी एंड उर्दू स्टार्टेड मूविंग अपार्ट। धीरे धीरे हिंदी और उर्दू भाषा एक दूसरे से दूर होने लगी। हिंदी स्टार्टेड यूजिंग मोर संस्कृताइज्ड वर्ड्स, सिमिलरली उर्दू बिकेम मोर पर्शियनाइज्ड। मतलब हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का उपयोग ज़्यादा होने लगा, उसी तरह उर्दू में फारसी शब्दों का उपयोग ज़्यादा होने लग गया। इवन देन महात्मा गांधी रिटेन्ड हिज फेथ इन हिंदुस्तानी। तब भी महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा में अपनी आस्था और भरोसा कायम रखा। ही फेल्ट दैट हिंदुस्तानी वाज ए कंपोजिट लैंग्वेज फॉर ऑल इंडियंस। और उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा ही एक ऐसी भाषा जो सभी भारतीयों की एक साझी भाषा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, ए प्ली फॉर मेकिंग हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए तर्क और दलीलें। ठीक है। आर.वी. धुलेकर, ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेड ए स्ट्रॉन्ग प्ली टू मेक हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड। आर.वी. धुलेकर नाम के एक व्यक्ति थे संविधान सभा में। उन्होंने संविधान सभा में एक मजबूत तर्क देकर यह कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए और संविधान को भी हिंदी भाषा में ही, देवनागरी हिंदी भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। ही वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट ए नेशनल लैंग्वेज। वह चाहते थे कि भारत की जो राजकीय भाषा हिंदी केवल राजकीय भाषा ना होकर राष्ट्रीय भाषा हो। ठीक है, मतलब वो चाहते थे राष्ट्रीय भाषा हो, ना कि राजकीय भाषा। द प्ली इवोक्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। उनके इस तर्क से पूरे देश में भारी विरोध पैदा कर दिया। ठीक है, दूसरे जो नॉन हिंदी भाषी लोग जो थे, जो स्टेट थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ओके। लैंग्वेज कमिटी ऑफ असेंबली produced a report in which it tried to resolve the issue by deciding the Hindi
in Devanagari script would be an official language, but transition to Hindi would be a gradual process, and for initial 15 years after independence, English to be used as official language. अब संविधान सभा की जो भाषा समिति थी उसने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने इस भाषा संबंधी विवाद को हल करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदी जो भाषा होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा नहीं होगी, राजकीय भाषा होगी। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसीलिए शुरुआती 15 साल, मतलब देश की आज़ाद होने के बाद जब संविधान निर्माण हुआ तो शुरुआत के जो 15 साल थे उसमें अंग्रेजी भाषा को देश की कामकाजी, सरकारी कामकाजी भाषा या सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हिंदी को राजकीय भाषा बना दिया जाएगा और बाद में उसे राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया जाएगा। प्रोविंसेस वर अलाउड टू चूज वन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। इसमें राज्यों को भी यह अनुमति या परमिशन दे दी गई कि वो अपने हिसाब से अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा में सरकारी कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लिए भी वो उन्होंने अनुमति दे दी कि जो जिस राज्य की जो सरकारी भाषा है वो अपना सकता है। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का द फियर ऑफ डोमिनेशन ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी के वर्चस्व का भय। हिंदी पूरे देश में छा जाएगी तो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पर हिंदी के बारे में भय पैदा हो गया कि अब हम क्या करेंगे, हमें तो हिंदी आती नहीं है, हम हिंदी कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, और ये हिंदी हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर देगी। तो इस तरह से हिंदी के बारे में नॉन हिंदी रीजन्स में, दो नॉन हिंदी राज्यों में भय पैदा हो गया। वो क्या था इस पर देखिए, श्रीमती जी दुर्गाबाई, ए मेंबर ऑफ Constituent Assembly, said that there is intense opposition against Hindi in South India। तो श्रीमती जी दुर्गाबाई जो कि संविधान सभा की एक सदस्य थी, उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के ऊपर साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आफ्टर द eruption of controversy regarding the language, there is a fear in the opponents that Hindi is antagonistic to provincial language and it cuts the roots of provincial language and cultural heritage associated with it। मतलब भाषा के संबंध में जो संविधान सभा के अंतर्गत जो विवाद का जो विस्फोट पैदा हुआ उससे विरोधियों में डर की भावना पैदा हो गई और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हिंदी भाषा एक तरह से प्रांतीय भाषाओं की विरोधी है, जिसने प्रांतीय भाषाओं की जड़ें काटने में और प्रांतीय जो संस्कृति है, विरासत है, इन भाषाओं से जुड़ी हुई उन सभी को नष्ट करने में हिंदी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अगर ये देश की राष्ट्रभाषा बन गई तो ये डर उनमें पैदा हो गया कि हिंदी उन राज्यों की जो कल्चर, संस्कृति है या विरासत है, उन सभी को जल्दी ही ख़त्म कर देगी अगर पूरे देश में हिंदी भाषा लागू हो गई राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो शी हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज लैंग्वेज ऑफ पीपल बट द लैंग्वेज इज बीइंग चेंज्ड। उसने स्वीकार किया कि हिंदुस्तानी लोगों की भाषा है, अधिकतर लोगों की भाषा है, लेकिन अब इस भाषा को बदला जा रहा है। हिंदुस्तानी भाषा को बदलकर अब हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ड्स फ्रॉम उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस वर रिमूव्ड। और हिंदुस्तानी भाषा में और हिंदी भाषा में, ठीक है, उर्दू और जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द थे उनको निकाल दिया गया है। दिस मूव इरोड्स द इंक्लूसिव एंड कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी। और इस मूव से मतलब इस निकाल देने की वजह से हिंदुस्तानी का जो
समावेशी और साझा स्वरूप था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एंड ड्यू टू दिस एंग्जाइटीज़ एंड फियर डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, और इसी वजह से विभिन्न भाषाई समूह में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में हिंदी के प्रति बेचैनी और डर पैदा हो गया है। मैनी मेंबर्स फेल्ट दैट इश्यू ऑफ हिंदी as a national language must be treated curiously, and the aggressive tenor and speech will only create fear in non-Hindi speaking people and will further complicate the issue। बहुत सारे सदस्य मतलब संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य ये मानते थे कि जो राष्ट्रभाषा से संबंधित मुद्दा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से संबंधित जो मुद्दा है उसे बड़ी सावधानी से ध्यानपूर्वक सोच विचार कर हल किया जाना चाहिए। साथ ही जो संविधान सभा में आक्रामक और ऊंची आवाज़ों में भाषण दिया जा रहा है, यह गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में डर पैदा कर रहा है और आगे चलकर ये मुद्दा और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगा। देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इसीलिए अलग अलग जो विभिन्न संविधान सभा के अंतर्गत अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे, विभिन्न हितधारक है, उन सबके बीच में परस्पर समायोजन और आपसी समझ होनी चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और नहीं आया तो जो भी डाउट होंगे आप मुझे लाइव क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। धन्यवाद।